हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मृषु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का जो पेपर है उसके पहले यूनिट में लगभग 4 टॉपिक कवर कर लिया गया है। आज हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। यहाँ पे हम लोग शैक्षिक प्रशासन के प्रकार पर चर्चा आज करेंगे और एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शैक्षिक प्रशासन मुख्यतः 3 टाइप होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। निरंकुश या तानाशाही प्रशासन, ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा होता है हस्तक्षेप रहित, लेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा होता है प्रजातांत्रिक या सहभागी प्रशासन, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रकार और सभी हैं, बट ये मुख्य प्रकार हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे निरंकुश या तानाशाही प्रशासन। निरंकुश सबसे समझ में आ रहा है, तानाशाही सबसे समझ में आ रहा है कि किसी एक इंसान के अनुसार सारा काम होगा, यानी कि इसका जो शीर्ष पर बैठा रहेगा वो जो कहेगा वही सारे कर्मचारी को मानना पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल साहब जो कह देंगे सारे शिक्षक को हूबहू फॉलो करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। ये हो जाएगा आपका तानाशाही प्रशासन या डिक्टेटर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो निरंकुश या तानाशाही प्रशासन है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार केवल प्रशासक को होता है, यानी कि प्रिंसिपल के पास होता है। आदेश और नियंत्रण, यानी कि कर्मचारी केवल आदेशों का पालन करेंगे, उन्हें अपनी राय देने की कोई अनुमति नहीं है। प्रेरणा का स्रोत क्या होता है यहाँ पर, यानी किस चीज से प्रभावित होते हैं? भय और दंड, यानी कि भय की वजह से सारी बात वहां मानना होता है। कहीं कुछ बात इधर उधर हुआ तो दंड भी मिल जाएगा, पनिशमेंट भी मिल जाएगा, इसलिए सारा काम करना है। संचार यहाँ पर वन वे, यानी एक तरफा होता है, ऊपर से नीचे की ओर। जो प्रिंसिपल साहब कह दिए हैं वो बात सारे शिक्षक को, कर्मचारियों को, सबको बात मानना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपका तानाशाही। ठीक। दूसरा है हस्तक्षेप रहित या लेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। लेस फेयर, ठीक। तो इसमें एकदम जो तानाशाही का है उसका उल्टा है। इसमें इतना छूट दे दिया जाता है जो मन करे जिसका वह करे, यानी कि जो प्रशासक होता है वो जिम्मेदारियों से भागता है। ठीक। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण, यानी कि प्रशासक जो होता है सारे कर्मचारियों को, सारे शिक्षकों को जिम्मेदारी बांट देता है, भैया अपना अपना करो। ठीक है, वो बहुत कम जिम्मेदारी लेना चाहता है। न्यूनतम नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं हो तो बहुत कम कंट्रोल होता है। कोई भी स्पष्ट नियम, नीति या समय सारणी नहीं होती है। नेतृत्व की कमी, प्रशासक केवल नाम का होता है, उसे वह कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, कोई मार्गदर्शन कराता भी नहीं है वो। इसका परिणाम ये होता है कि विद्यालय में अव्यवस्था और अनुशासनहीनता फैलती है। लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई समन्वय नहीं होता है। यानी जब लीडर ही अच्छा नहीं है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो समन्वय कैसे बैठा पाएगा और अच्छा काम कैसे कर पाएगा? इसकी उपयोगिता, यह शैक्षिक प्रशासन का सबसे बुरा प्रकार होता है। यानी कि जो अभी निरंकुश प्रशासन था वो एकदम हार्ड वाला था, एकदम स्ट्रिक्ट वाला था, और ये एकदम फ्लेक्सिबल है। भाई इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो जाए कि चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएं, और इतने भी हार्ड ना हो जाओ कि चीज़ें भी एकदम कह दें कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं किया जा सके, जिससे कुछ अच्छा ही ना हो पाए। तो अभी इन सब दोनों के बीच का आएगा आपका तीसरा, ये है प्रजातांत्रिक या सहभागी प्रशासन, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। यह प्रशासन का सबसे श्रेष्ठ और आधुनिक प्रकार है।
इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। इसकी कुछ विशेषता हैं। उत्तरदायित्व सहभागिता, प्रशासक सभी शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है, यानी कि कोई निर्णय लेना होता है उसमें सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, हर कार्य खुले तौर पर होता है और नियमों को समझाकर लागू किया जाता है, यानी कि कोई नियम बनता है वो तो सबको पता होना चाहिए, ठीक, किस लिए बनाया उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तब फिर लोगों को समझाया जाता है और उसके बाद वो नियम लागू किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है बना लिए अपने आप में, पता ही नहीं लोगों को, जबरदस्ती थोप दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। प्रेरणा का स्रोत, इसमें होता है सहयोग, सम्मान, जिम्मेदारी की भावना, ये सब प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसके परिणाम कुछ मिलेंगे, जब ऐसा प्रशासन तो परिणाम भी कुछ देखने को मिलेगा ना। कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं, यानी कि जब उनको जिम्मेदारी सौंपा जाएगा और उनकी बात को सुना जाएगा तो संतुष्ट तो रहेंगे ही, और जिम्मेदारी जब दिया जाए तो जिम्मेदारी से काम भी करेंगे। कार्यकुशलता, इसमें कार्यकुशलता बढ़ती है, शैक्षिक लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो पाता है, यानी कि वो अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करते हैं वहाँ पर और कार्यकुशलता उनकी बहुत अच्छी रहती है। और उपयुक्त यह है कि यह आज शिक्षा तंत्र के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल है, क्योंकि यह छात्रों और शिक्षकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक, आशा करता हूँ तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग तीनों को एकदम तुलनात्मक रूप में देख लेते हैं। देखिए, विशेषता इसमें है निरंकुश, हस्तक्षेप और प्रजातांत्रिक। जो निर्णय लेने की शक्ति होती है यह निरंकुश में केवल एक व्यक्ति के पास होता है, और जो हस्तक्षेप रहित वाला इसमें सभी व्यक्ति, कोई भी नेतृत्व नहीं करता है, और डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक है, इसमें समूह और सहयोग द्वारा होता है। नियंत्रण निरंकुश में बहुत कठोर होता है और हस्तक्षेप रहित में शून्य या बहुत कम होता है। प्रजातांत्रिक में संतुलित और स्व अनुशासित होता है। इसका परिणाम देखेंगे, निराशा असंतोष से भरा होता है, और हस्तक्षेप रहित वाले में अव्यवस्था, लक्ष्यहीनता, इसमें भी समस्या है, लेकिन प्रजातांत्रिक वाले में उच्च संतुष्टि, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और आधुनिक शिक्षा में देखा जाए तो निरंकुश को अस्वीकार किया जाता है, हस्तक्षेप रहित को अस्वीकार किया जाता है, और प्रजातांत्रिक को सर्वोत्तम माना जाता है। तो ऐसे ही कक्षा प्रबंधन में प्रशासन के प्रकार, यानी कि ये अभी तो शिक्षा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकार था, इसी तरीके से कक्षा प्रबंधन क्लास मैनेजमेंट में भी होता है। तो छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा, सेम ही चीज़ें हैं। देखिए, जो निरंकुश क्लास शिक्षक होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता, कठोर होते हैं एकदम। शिक्षक सब कुछ निर्धारित करता है, छात्रों को सवाल पूछने या अपनी राय देने की आज़ादी नहीं होती है। अनुशासन केवल डर पर आधारित होता है, यानी क्लासरूम में ऐसा ही माहौल होता है, शिक्षक जो बोले हैं उसको सुनना है, कोई जवाब सवाल नहीं करना है। अभी देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे ही होते हैं, वो पढ़ा रहे हैं, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना आपको, आप अगर बीच में जवाब सवाल किए तो फिर बाहर हो जाओगे या फिर डांट सुनोगे। ठीक, इसका परिणाम ये होता है छात्र केवल निर्देशों का पालन करते हैं, उनमें रचनात्मकता और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। ये जो और हस्तक्षेप रहित शिक्षक जो होते हैं, यानी कि कुछ भी बोलो तो उनके यहाँ देखो क्या हो रहा है क्लास में, शिक्षक छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दे देते हैं और कोई नियम नहीं बनाता, वह जिम्मेदारी से बचता है, यानी कि क्लास में आ गया ठीक है, जब मन कर रहा आओ और जब मन कर रहा जाओ, जो मन कर रहा वो करो। क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, उनको अपना काम कर रहे हैं बस, ठीक है। इससे होती है कक्षा में अव्यवस्था और शोरगुल रहता है, सीखना प्रभावी नहीं होता, यानी इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाता यहाँ पर। और फिर आता है प्रजातांत्रिक शिक्षक, यानी डेमोक्रेटिक टीचर जो होते हैं, ये सहभागी नियंत्रण, शिक्षक छात्रों को नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल करता है, चर्चा डिस्कशन को प्रोत्साहित करता है और सभी की राय को महत्व देता है। इसमें परिणाम निकलता है छात्र
खुशी से सीखते हैं, उनमें उत्तरदायित्व और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तो आधुनिक मॉडल यही है। तो आधुनिक शिक्षक भी ऐसे ही हैं, सहभागी नियंत्रण, यानी कि सबकी बात वहाँ पे सुनते हैं और सबको हर जगह शामिल करते हैं। ये सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है आधुनिक युग में। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक रहा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी धन्यवाद।